ये जो आज का विषय है, मुझे लगता है कि हम भारत में हर रोज लगभग इन विषयों पर किसी न किसी नुक्कड़ पर या किसी मीटिंग में या किसी आंदोलन में बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो इंडिया की है उसमें दलित, आदिवासी, नोमैडिक ट्राइब्स, उनको इंसान होने की पहचान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि उनको ये माना जाए कि वो भी इंसान है। तो डिग्निटी की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है और कई बार हमें लगता है कि वो आत्मसम्मान की जो लड़ाई है वो खाने, रहने और कपड़े की जो लड़ाई है उससे भी ज़्यादा की लड़ाई है। तो और ऐसे करीब 35 करोड़ लोग आज हैं इंडिया में जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनको जानवरों से बेहतर दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम उस देश में हैं जहां गाय को पवित्र मान करके, उसको माता मान करके, उसका पूजा पाठ करके उसको इंसान से बड़ा माना जा रहा है। और अगर कोई गाय का मांस खा ले तो उसको, उस जिंदा आदमी को लिंच किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक डेमोक्रेसी जो अपने आप को बहुत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहती है, वहां पर जानवर ज्यादा कीमती है, ज्यादा पवित्र है इंसान के बदौलत। ये एक चीज है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको मानवीय गरिमा जो मिलनी चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, जो बराबरी मिलनी चाहिए, वो हासिल नहीं है। और ये परिस्थिति सभी क्षेत्र में आपको नजर आती है। वो समाज में नजर आती है, वो राजनीति में नजर आती है, वो इंस्टीट्यूशंस में नजर आती है और वो मीडिया में भी नजर आती है। तो जो भारत का मीडिया है उसको लेकर के हम खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया को मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। मनु स्ट्रीम मतलब मनुस्मृति जिस व्यक्ति ने लिखी, उस स्ट्रीम का ये मीडिया है। और भारत में एक बहुत बड़े बहुजन विचारक और पॉलिटिशियन हुए जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को पूरा बदला। आपने अगर नाम सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी बनाया उन्होंने, कांसीराम। वो बहुत सुंदर तरीके से मीडिया को डिफाइन करते थे। वो कहते थे भारत के मीडिया में बनिए का पैसा और ब्राह्मण का दिमाग लगा हुआ है। अब इसको आप अगर समझेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई साल पहले CSDS, सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज, वो उन्होंने एक अध्ययन किया न्यूज रूम में डाइवर्सिटी का, और करीब 300 मीडिया हाउसेज के सर्वे के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनमें से एक का भी मालिक कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। एक का भी एडिटर कोई भी दलित नहीं है, कोई भी आदिवासी नहीं है। अगर वो प्रिंट मीडिया है तो उसमें न्यूज हेडलाइन बनाने वाला कोई भी दलित आदिवासी नहीं है, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसमें एंकर भी कोई दलित आदिवासी नहीं है। तो कौन है फिर? लगभग सारे संपादक एक कम्युनिटी से आते हैं और वो ब्राह्मण कम्युनिटी है, और मालिक जो है वो सबके सब मारवाड़ी टाइप बनिया है। तो जो कांसीराम कहते हैं कि बनिए का दिमाग, बनिए का पैसा और ब्राह्मण का दिमाग इस मीडिया में लगा हुआ है, वो वहां नजर आता है। और वो केवल एक रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर आप ऑक्सफैम का एक सर्वे देखेंगे जो 2019 में उन्होंने किया, उसमें उन्होंने पाया कि अब भी कोई ऐसी डाइवर्सिटी वहां नहीं है, बल्कि जो मीडिया के सबसे बड़े संस्थान जिनमें नेतृत्व करने के या जो फैसला करने का अधिकार जिन लोगों के पास है, वहां अब भी दलित और आदिवासी नहीं है। उन्होंने प्रिंट मीडिया के 972 आर्टिकल्स को एनालाइज किया और पाया कि केवल 10 आर्टिकल ऐसे थे जिसमें जाति के मुद्दे पर कोई बात की गई, नहीं तो
इतना बड़ा मामला जो उस देश का है, जहां पर अच्छा नाम रखने के लिए व्यक्ति को मार डाला जाता है। अगर आप मूंछ रखें तो नाम आपको मार डाला जाएगा। बच्चे अगर मिड डे मील हमारा यहाँ स्कीम है उसको छू ले तो उसको मार डाला जाता है। अगर कोई घोड़ी पर दूल्हा बैठ करके दलित चला जाए उसके लिए उसकी जान ले ली जाती है। हर जगह पर जाति है। आप पैदा होते हैं तो आपका नाम कैसा होगा वो जाति तय करती है। आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसी नौकरी करेंगे, आपको क्या इज्जत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो सब वो तय करता है। पूरी जिंदगी जाति आपके साथ रहती है और जब आप मर जाते हैं तो हर एक जाति के आधार पर कब्रिस्तान है या फिर दाह संस्कार की जगह है। और यहाँ भी जाति यहाँ जाके खत्म नहीं हो जाती है। आदमी मर गया इसका मतलब ये नहीं कि जाति अभी मर गई है, ये जाति अभी बची हुई है और उसकी जो हड्डियां बची रहती है उसको ले जाकर के जब तर्पण करने के लिए गया में जाते हैं या हरिद्वार में गंगा जी में जाते हैं तो वहां भी अलग अलग घाट है जातियों के। और आप अगर हरिद्वार जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग देखेंगे वहां जिस पंडित के यहाँ सर्वाधिक भीड़ है, मैसर्स गंगाराम एंड सन्स, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है SC, ST एंड OBC का पंडित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट का पंडित। तो आपकी हड्डियां भी कौन से घाट पर जाकर के अंदर गिरेगी उसके लिए भी जाति तय है। तो इतना कुछ अगर आपका जाति तय कर रही है और आप जाति पर बात ही नहीं करें और आंखें बंद कर ले और आप दुनिया में ये बताएं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारत में जाति जैसा कुछ नहीं है। जब डरबन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां रेसिज्म के साथ कास्ट के इश्यू को भी जब इंडिया के दलित सिविल सोसाइटी ने उठाया तो पूरी इंडियन गवर्नमेंट इस बात के लिए खड़ी हो गई, नहीं भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी भारत में नहीं होता जो जाति के बिना होता हो। जाति ही सब चीजें तय करती है। ऐसे समय में मीडिया जो कि नैरेटिव बनाता है, पूरा डिस्कोर्स बना रहा है और सारी चीजें कर रहा है, वो वहां से जाति बिल्कुल बाहर है। हालांकि आजकल हम लोग ये भी कहते हैं कि जो भारत का मोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया पूरे देश के हर चीज को, खासतौर पे हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, सबको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और वो जो बर्बाद कर रहा है, हम लोग आजकल इसको गर्व से कहते हैं कि हम उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपके मेनस्ट्रीम मीडिया में हम है ही नहीं। तो आप अगर बर्बाद कर रहे हैं देश को तो हम उसके भागीदार नहीं है। हम इस देश को आबाद करने की और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छा बनाने की कोशिश में मुझे लगता है कि कम्युनिटी मीडिया ने एक बड़ा रोल अदा किया है। और मैं ये देखता हूं कि 2011 में जब अन्ना हजारे का एक मूवमेंट हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट, तब फेसबुक के जरिए दलित आवाजें बहुत प्रमुखता से खड़ी हुई। पूरा देश एक तरफ जा रहा था और हालात ये थे कि अगर आप उस मूवमेंट के पक्ष में नहीं है तो आपको करप्ट माना जाता था। और आप अगर जहां पर वो हो रहा था रामलीला मैदान में, हर व्यक्ति ये सोचता था कि रामलीला मैदान में नहीं गया तो उसकी जिंदगी भर बेकार है, उसको एक बार उधर जाके अन्ना हजारे का मूवमेंट में नारा लगाना है। उस समय हमने फेसबुक का यूज किया और मैंने खुद ने एक लंबी सीरीज लिखी, 11 आर्टिकल लिखे। पहला आर्टिकल था कम्युनल कैरेक्टर ऑफ अन्ना हजारेज मूवमेंट। हमने कहा ये पीछे पूरा राइट विंग है, RSS है, करप्शन केवल नाम है। और हमने उनके पूरा जो ड्राफ्ट बिल था जन लोकपाल, उस पर भी क्वेश्चन किए। हमने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि फेसबुक के जरिए वो एक चीज शुरू हुई। फिर बाद में जब और तरीके आए फेसबुक के अलावा भी, जिसमें आप अगर ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये जब चीजें आई तो कई सारे कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी के बड़े मामले थे भारत में, जिनको मीडिया में कोई जगह नहीं थी, जिनको कहीं कोई जगह नहीं थी, यहाँ की प्रशासन भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, कहीं कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसी तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में फैली और बड़े बड़े आंदोलन बने। आप रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर का बात अगर आपने जाना है तो वो सोशल मीडिया की देन था। अगर वो नहीं होता तो रोहित वेमुला जैसे बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन, खास डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पंखे पे झूल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई नहीं पूछता उनकी बात।
क्योंकि वो अखबार में बहुत छोटी सी खबर के रूप में आता है और पूरा मीडिया इस काम में लगा हुआ है कि जो लोग पीड़ित हैं उन पीड़ित लोगों पर ही दोष डाला जाए कि वही इसके लिए दोषी है। अगर दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं तो दलित उसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अनपढ़ है, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। तो इस तरह का एक पूरा जो माहौल बनाया गया, उस चीज से एक तरीके से मुक्त होते हुए जो दलित नई जनरेशन आई उसने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू किया। रोहित वेमुला उसमें एक चीज है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक बड़ा लैंड राइट का आंदोलन हुआ जिसमें 5 लोग मार डाले गए। उसके खिलाफ इंटरनेशनली जो आवाजें उठी, वो भी चूंकि वहां पर एक वीडियो बना करके उसको वायरल हो गया तो लोगों तक वो बात पहुंच गई। मैं ये देख रहा हूं कि 2011 से लगा करके अब तक के जितने भी रेजिस्टेंस के मूवमेंट खड़े हो रहे हैं हमारे यहाँ जाति के विरोध में या अन्याय के विरोध में, वो सारी चीजों में लगभग सोशल मीडिया के थ्रू वो आंदोलन बन रहे हैं। क्योंकि हमें प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या जो भी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का किसी तरह का कोई समर्थन हासिल नहीं होता है, कोई मदद नहीं मिलती है वहां से, और उल्टा वो हमारे खिलाफ ही सारी चीज करते रहते हैं। तो हमारे लिए अब जो कोई स्पेस अगर बचा हुआ है तो वो स्पेस यहीं पर बचा हुआ है, इसी के जरिए चीजें की जा रही है। आप अगर बहुजन यूट्यूब चैनल्स को अगर आप देखेंगे जिनका रीच 10 मिलियंस 8 मिलियंस इस तरीके से है। आप मूक नायक एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, मीना कोतवाल उसको चलाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रास रूट की रिपोर्टिंग आप उसमें देख सकते हैं। न्यूज वीक एक और सुमित चौहान का न्यूज पोर्टल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शानदार एनालिसिस करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से वो चीजों को रखते हैं। दलित दस्तक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से बात होती है, नेशनल दस्तक। ऐसे आप बहुजन लाइव मैटर, दलित लाइव मैटर, ट्राइबल लाइव मैटर, ऐसे बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म मंच बने हैं जिसके जरिए अभी बातचीत दलित अपनी रखने लगे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि अब हमारे लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते हैं। वो अगर कुछ देख रहे हैं तो इन्हीं चैनल्स के जरिए चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि हमारी आवाज अगर कहीं उठ रही है तो आवाज वहां पे उठ रही है। तो जो आवाज उठाएगा मीडिया उसके पक्ष में लोग जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्कोर्स तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अचानक जो लोग इन सारी बातों को कर रहे हैं वो रातों रात अपना पाला बदल दे रहे हैं। वो आज कुछ और बात कर रहे हैं और कल कुछ और कहने लगते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पूरा कारपोरेट के पक्ष में या पूरा जो मोदी रिजिम है या पूरा जो हमारा हिंदुत्व ब्रिगेड है उसके पक्ष में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक खतरा बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है तो ट्विटर, जो अब एक्स हो गया, वहां से सारे अकाउंट सस्पेंड होने लगते हैं। आप किसान आंदोलन के अभी देख सकते हैं, किसान आंदोलन के जितने भी ट्विटर हैंडल है वो सब अभी सस्पेंड है। दलित आंदोलन के भी हम देखते हैं कि इसी तरीके से होते हैं, शुरू होने से पहले ही सस्पेंड जी। और यूट्यूब पर आप जो भी चीजें डाल रहे हैं वहां पर भी सरकार का बहुत सारा कंट्रोल बढ़ रहा है, सर्विलांस बढ़ रहा है, और यूट्यूब ऐसे वीडियोस को हटाने के लिए कहता है जिसमें दलित एट्रोसिटी के बारे में आप कुछ भी बात कहते हैं। सेंसिटिव कंटेंट कह करके उनको ब्लर कर देता है, चित्रों, फोटोज को या वीडियोस को प्राइवेट कर देता है, हटा देता है। तो ये जो नियंत्रण सरकार का बढ़ रहा है, अब ब्रॉडकास्टिंग का एक नया कानून सरकार ले आई है, और ये एक तरीके से सोशल मीडिया पर पाबंदी का एक नया दौर अभी शुरू हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर सर्वाधिक वोकल जो लोग हैं वो दलित हैं, ट्राइबल हैं, नोमैड हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, या अलग अलग तरीके से अधिकार की आवाज उठाने वाले लोग हैं। तो इन आवाजों को मौन करने के लिए अब सारे प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो नए मीडियम होंगे
जहां पर सरकार का नियंत्रण कम हो सके और हम अपनी बातों को कह सकें। जैसे इंटरनेट रेडियो आप लोगों ने जो शुरू किए हैं, वो एक हॉप हो सकता है, वो कैसे और ज़्यादा बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि दलित बहुजन जो समुदाय है वो कुछ चीज़ों को पकड़ते हैं, थोड़ा वक्त उनको लग जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से लगा करके कई चीज़ें हैं जिनमें उनको महारत नहीं है या रिसोर्स नहीं है। एक लैंग्वेज जो होती है वो भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, नेटवर्किंग नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि आप सब लोग सोचेंगे। आपने मुझे बुलाया, खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अमार का धन्यवाद देता हूँ, राम भाई का धन्यवाद देता हूँ, सुमन जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया, बात करने का मौका दिया।